हेलो गाइस, माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमएचआई जो 108 है, हमारा जो एग्ज़ाम जो है 2 तारीख को होने वाला है। यानी कि आज अगर 30 तारीख को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मतलब कि परसों जो है हमारा एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। तो इसको लेकर हमारा जो है तैयारी जो है वो हम कर रहे हैं, और बैक टू बैक 3 एग्ज़ाम है और इसके वजह से थोड़ा प्रेशर जो है ज़्यादा हमें हमें जो है वो पड़ चुका है हम सब पे पढ़ने के लिए। तो इन्वायरमेंट हिस्ट्री हिस्टोरीज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। इसमें आप एकदम निश्चिंत रहिए। इसमें 108 का जो है पूरा प्रश्न जो है आपको मिलेगा। मैं खुद ही बुक पूरा पढ़ के आपको 108 का जो प्रश्न है उसको मैं लेकर आया हुआ हूँ। और इस वीडियो में आपको कम से कम 30 प्रश्न आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, आपको 30 प्रश्न का आपको मैं कराऊंगा, इसमें समझाऊंगा। और मुझे नहीं लगता है कि अगर 30 आप प्रश्न कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी वो हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, इसमें आपको लगातार जो है मैं बुलेट पॉइंट्स के साथ देखिए, जैसे कि ये इको फेमिनिज्म क्या है आपको, तो इसको मैं पूरा डिटेल में एक तरह से क्या है मतलब कि मैं लेकर आया हूँ आपको। ठीक है, चलिए। तो पहला हमारा प्रश्न जो है वह शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को देख लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि और भी वीडियो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत हमें समझना होगा कि इको फेमिनिज्म जो है वह क्या है। तो देखिए, ये जो दूसरा तीसरा सा चैप्टर है ना, जो वोमेन और इन्वायरमेंट को जोड़ते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर पढ़िएगा, पूरा का पूरा पढ़ जाइएगा उसका कंसेप्ट। अगर कोई भी लेसन नहीं पढ़े होगे तो वो लेसन जो है ना जरूर पढ़िएगा उसको। देखिए, इको फेमिनिज्म इंडिया यानी कि पर्यावरण नारीवाद, इसका जो है अर्थ है, देख लीजिएगा। मेरा इंग्लिश मीडियम है, इसके वजह से मैं हिंदी वाला थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं क्या कहेंगे इसको। पर्यावरण नारीवाद मैंने चेक किया तो यही आया है। ठीक है, देखिए, इसमें है इसका मतलब कि यहाँ से शुरुआत कहाँ से हुआ हम लिखेंगे। अगर इसके बारे में अगर पूछेगा तो 1974 और फ्रांस डी इब्नोन ने जो है इसका जो है वह शुरुआत किया था। देखिए, तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि इसको क्या, एक तरह से इको फेमिनिज्म मतलब क्या है। यानी कि इको सिस्टम, ये पर्यावरण नारीवाद, इसका क्या मतलब हो सकता है। तो यानी कि देखिए, महिलाओं का एक तरह से परस्पर संबंध मतलब कि पर्यावरण के साथ जोड़कर, मतलब कि इस कंसेप्ट को जो है ना वो निकाला गया है। देखा जाए तो किस प्रकार से, जिस प्रकार से हम इकोसिस्टम का दोहन जो है पुरुष पुरुष जो सत्ता है उन्होंने किया है, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार हमने जो इकोसिस्टम का भी दोहन जो किया, और महिलाओं का भी एक तरह से देखा जाए तो हमने पूरा तरह से उन पे जो अत्याचार किया, उन पे जो बर्बरता मतलब कि सामाजिक स्थिति में उनको जो है हम इक्वल दर्जा जो है नहीं दिए। लेकिन देखा जाए तो महिला, अगर देखा जाए तो वो क्या है, जननी है। ठीक है, प्रकृति भी जननी है कि नहीं। मतलब तो कहने का मतलब कि दोनों का जो एक समान हम रूप में देखकर जो है इन कंसेप्ट को जो है हम समझते हैं। आइए हम देखते हैं। देखिए, इसमें पहला जो पॉइंट करता है, कहता है कि इकोलॉजी संकट और नारी नारी दमन के बीच गहरा संबंध को जोड़ता है। जैसे इन्वायरमेंट का दोहन किया गया है वैसे ही वुमेन का भी किया गया है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जो है वो फोकस करता है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जो है सतत विकास पे जो है फोकस करता है। मतलब कि फ्यूचर के लिए भी हम सोचते हैं, फ्यूचर के लिए भी हम सोच के जो है आज का जो मिनरल्स है चाहे जो भी है हम उसको बचाते हैं अपना इन्वायरमेंट इको सिस्टम। प्रत्यक्ष सत्ता का जो है वो खारिज करता है, इंडस्ट्रीज को भी वो खारिज करता है, यह कंसेप्ट जो है। और वायलेंस अगेंस्ट द ह्यूमन, मतलब कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होता है उसके खिलाफ भी यह जाता है। चलिए, वेरियस, हाँ, इसमें देखिए, इसमें बहुत सारा वेरियस स्कूल्स भी है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा इसका एक पार्ट है, टाइप है, इसका बहुत सारा टाइप है, और बुक में भी यह टाइप दिया हुआ है कि कई प्रकार है इसके। तो पहला जो है वह है रेडिकल, रेडिकल है, फिर कल्चरल इको फेमिनिज्म है, लिबरल है, और सोशलिस्ट है, और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है। इसको मैं हिंदी में भी आपको बता देता हूँ, आगे हिंदी में भी, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, देखिए, पहला है कि लिबरल इको इको फेमिनिज्म। देखिए, इससे समझ में आता है लिबरल मतलब कि आप समझते ही है। तो इसका फेमिनिज्म के क्या अर्थ होता है, इस हिंदी में भी आप लिख लेंगे। यानी कि उसमें क्या मिलना चाहिए, उस कंसेप्ट का अर्थ है क्या, मतलब कि समान अधिकार हो, विकास परियोजना में क्या है, महिलाओं की भी भागीदारी जो है वो बराबर होनी चाहिए। तभी तो मतलब कि लिबर्टी मिलेगी, उनकी भी अपनी आज़ादी होगी। लिबरल मतलब उनका सोच जो है, हमारा जो है लिबरल होगा। रिसोर्सेज में वोमेन का जो भी अधिकार है, ऐसा नहीं कि भाई रिसोर्स है तो सिर्फ पुरुष सत्ता का भी अधिकार उस पर है, महिलाओं का भी अधिकार है। नेचुरल चीज़ों में उनका भी भागीदारी है
है कि नहीं। चलिए, कल्चरल फेमिनिज्म है, सांस्कृतिक फेमिनिज्म। तो इसमें क्या है कि नेचर के प्रति स्वाभाविक जो है वह जुड़ाव एक तरह से देखा जाए इनका है। अब जैसा कि मैंने कहा, मातृत्व का उनका भाव होता है, पोषण का भाव, सहिष्णुता का भाव, दोनों में आपको क्या है, इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट और महिलाओं में भी देखने को आपको मिलता है। तो दोनों के जीवन दायित्व को जो है वह शक्तियाँ जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा आपको, इसको पॉइंट देखकर आप पूरा कर लीजिएगा। आगे है कि सोशलिस्ट इकोनिज्म यानी समाजवादी इको फेमिनिज्म, सॉरी इको फेमिनिज्म है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष सत्ता के साथ पूंजीवाद की जो है उन्होंने क्या है आलोचना की थी, मतलब कि प्रत्यक्ष सत्ता के साथ उन्होंने पूंजीवाद की भी जो है आलोचना किया था। यानी प्रत्यक्ष सत्ता मतलब क्या, जिसमें पुरुषों का ही सब अधिकार जो है वह मिलता है। तो इसमें जो है वोमेन और इन्वायरमेंट को जो है वो के बीच प्रति जो है इग्नो सिस्टम का जो है वो हिस्सा बताया गया। नॉट इक्वल पोवर्टी मतलब कि क्या, मतलब कि गरीबी को मतलब कि सभी, मतलब कि गरीब मतलब कि होता है ना कि महिलाओं को भी अपना अधिकार दिया जाए, उनको भी आज़ादी, मतलब कि नौकरी करने का हर जगह मने, मतलब कि जो समान वेतन का भी जो है प्रावधान जो हुआ किया जाए। क्योंकि बहुत सारा इंडस्ट्री जैसे वर्किंग फील्ड में आप जाइएगा तो अभी भी आपको सुनते होंगे कि पुरुष को जो है ना वो ज़्यादा मिलता है पैसा वही काम के लिए, लेकिन महिलाओं को जो है क्या है वह कम मिलता है। तो इक्वल पे का भी इसमें सिस्टम लाया जाए, इस प्रकार का चीज़ जो है हम देखेंगे। रेडिकल इको फेमिनिज्म यानी कि उग्र इको फेमिनिज्म जो है वह क्या है, यानी कि थोड़ा सा और विस्तार उसका। तो प्रत्य सत्ता और पुरुष सत्ता को क्या है असली, उसको मानता है कि असली जड़ है, क्या है इसका असली जड़ है प्रत्य सत्ता और पुरुष सत्ता जो है असली जड़ है इसका, ये पूरी तरह से खारिज कर देता है एकदम। देखिए, मार्क्सिस्ट यह है जो मार्क्स के आधार पर अगर देखा जाए, इसका हिंदी भी तो मार्क्स ही होगा, नाम है तो मार्क्स के आधार पर अगर देखा जाए तो मार्क्स के आधार पर अगर देखा जाए तो इसका फेमिनिज्म मतलब कि क्या कंसेप्ट है इसका। तो घरेलू कार्य को जो है उन्होंने क्या कहा था, मतलब कि अभी भी हम देखेंगे कि घरेलू जो महिलाएं काम करती है उनको जीडीपी का जो है मतलब कि उनको भी कहा गया कि भाई ये भी तो काम कर रहे हैं ना, घर पे वो भी काम करते हैं, तो उनको भी जो एक वेतन जो है उनको मिलना चाहिए, उनका भी एक भागीदारी है अगर देखा जाए तो। क्योंकि तो हमें जीडीपी में कंक्लूड जो है वह नहीं करते हैं जनरली हम। तो ये जो है एक हिस्सा है, हम अगर महिलाएं काम करती है तो घर में फ्री में ही काम करती है, मतलब कि अपना जो है कोई पैसा या कुछ भी मतलब कि उनके नाम का जो है लगभग नहीं रहता है। तो वो इकोनॉमिक्स में जो है ना वो कंक्लूड नहीं होता है। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब, इस जीडीपी ये इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा ये बढ़िया टर्म है एक तरह से देखा जाए तो, ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया है इसका। और स्त्री श्रम को माने मतलब कि उसका नकारा जाता है जैसे समाज में कि स्त्री को भी जो है पूरा जो फुल पेमेंट है वो नहीं मिलता है, मतलब कि पुरुषों के तुलना में, तो इसको जो है वह देखा गया। आगे है आर्थिक निर्भरता, मतलब कि आर्थिक आज़ादी, आर्थिक निर्भरता। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 30 से 40 इसमें प्रश्न है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपके करा दूं, और आपके पास समय भी नहीं है, मुझे पता है आपको। आगे है इसमें कि चिपको मूवमेंट जो है वह क्या है, यानी कि चिपको आंदोलन जो है वह क्या है। ठीक है, तो चिपको आंदोलन जो है यह एक तरह से आंदोलन जो है आपको क्या है कि 1973 में आपको जो है यह हुआ, और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसक हुआ, इसमें जो है हिंसा जो है वह नहीं हुआ। ठीक है, देखिए, तो चिपको आंदोलन एक तरह से पेड़ का जो है मतलब कि बचाव, इकोसिस्टम का बचाव के लिए महिलाएं किस प्रकार से आगे आई, तो इसको जो है वह दिखाया गया इसमें, ये पूरा जो है वही चैप्टर में है आपको। ठीक है, इको फेमिनिज्म वाले चैप्टर में ये पूरा का पूरा है, देख लीजिएगा, दूसरा तीसरा चैप्टर है, मुझे याद नहीं आ रहा है एक बार। ठीक है, तो इसमें क्या है, चिपको आंदोलन कैसे नाम पड़ा, मतलब कि उन्होंने क्या किया कि मतलब कि जब भी वो पेड़ काटने, मतलब कि काटा गया जिस एरिया का जब बात कर रहे हैं 1973 में, ये कहाँ पे है मंडल गढ़वाल में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि कंपनी आई जो मतलब कि स्पोर्ट्स कंपनी थी शायद, वो क्या है कि मतलब कि कट करने के लिए आई पेड़ों को, तो क्या है महिलाएं जो है पूरा का पूरा जो है अपना जो मतलब कि उसके सामने आ गई, और क्या है उन्होंने गले लगा लिया पेड़ को, और सामने आ गई, तो इसकी वजह से तो कट नहीं कर पाएगा लकड़हारा जो भी है, जो भी गवर्नमेंट है, क्योंकि मनुष्य को तो मारेंगे नहीं। तो उसके वजह से क्या है वो आंदोलन जो है इस प्रकार से जो है वह हुआ। ठीक है, आगे है
पहला जो है इसका महत्वपूर्ण जो सिग्निफिकेंस जो आपको कहाँ दिखा जाता है, तो चमोली में दिखा जाता है। ये चमोली है कि देख लीजिएगा, चमोली है कि झमोली, क्या है चमोली देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो पहला जो पहली पहली जो महिला थी जिन्होंने सबसे पहला जो है गला लगाकर मतलब कि पेड़ों को जो है रोका था, जिनका सबसे ज्यादा नाम है ये क्या कहलाता है, इग्नू में भी दिया हुआ है, तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। क्या नाम है, गौरी देवी, ठीक है, यह है गौरी देवी। चलिए, यह है गौरी देवी। और गौरी देवी के बाद क्या है, बच्चिनी देवी। इसके बाद है सुंदरलाल बहगन, ठीक है। ठीक, थोड़ा इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है हैंड रिटेन वाला में, थोड़ा आप अपने अपने अनुसार ना थोड़ा देख लीजिएगा इसको। चांदनी प्रसाद है, फिर इसके बाद ये भट्टा है, ये चंडी प्रसाद भट्ट है, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट है, सॉरी, ठीक है। इनका नाम जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एक डीजीएसएम का जो है के द्वारा जो है एक संस्था है इनका जो भी है इनका, यानी कि दसोली ग्राम स्वराज मंडल के मतलब कि मतलब कि उसके अंतर्गत मतलब कि एक समूह होगा, ठीक है, उस समूह के अंतर्गत कौन है, ये चंडी प्रसाद जो भट्ट जो है उन्होंने आंदोलन को जो है नेतृत्व में जो है वह किया। और पहला जो है कौन महिला थी, गौरी देवी। और बाकी जो है देख लीजिएगा, इसमें नाम जो है लिखा हुआ है। चलिए, इसमें आगे लिखना है कि इसमें और भी आप जोड़ेंगे, अगर लिखना होगा तो मैं पूरा आपको एक तरह से समरी लेकर आया हूँ, तो मतलब कि आप इसमें जोड़िए कि कैसे मतलब कि महिलाएं जो है आपको मतलब कि किस प्रकार से मतलब कि आखिर क्यों बचाई, क्या फायदा हुआ, इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो ये इन सब चीजों को जो है ना आप लिखिएगा इसमें, इसका प्रभाव क्या पड़ा। चलिए, आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि अपीको आंदोलन, अपीको आंदोलन जो है वह क्या है। अपीको आंदोलन देखिए, तो अपीको आंदोलन देखा जाए तो ये मतलब कि इसका मतलब होता है गले लगाना। अपीको मतलब क्या होता है, गले लगाना, ठीक है। और ये है कन्नड़ वर्ड है, कन्नड़। ये जो है ना कन्नड़ जो है वर्ड है, कन्नड़ भाषा का जो है शब्द है, यह है अपीको, यानी कि गले लगाना। चिपको आंदोलन से जो है वह क्या है, प्रेरणा जो है वो पाया इन्होंने। चिपको आंदोलन से प्रेरणा जो इन्होंने पाया, तो वेस्ट घाट जो है, वेस्ट घाट कर्नाटका में जो है, वेस्ट घाट जो जगह है मतलब कि डिस्ट्रिक्ट, ये जिला है, उत्तर कन्नड़ कन्नड़ जो है एक जिला है। आपको क्या ये कर्नाटक, सॉरी कहाँ पे है, कर्नाटक, सॉरी केरल में, ठीक है। तो केरल में ये जगह है, आपको केरल में है या थोड़ा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, कि केरल में है कि कर्नाटका में है, एक बार क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे इनका नाम है पांडुरंग हेज जो है ये है, इसका देख लीजिएगा, इनका मुख्य जो नेता जो है यहाँ पे। और साउथ इंडिया जो है पहला जो है सबसे बड़ा जो अगर देखा जाए तो इनका क्या है, मूवमेंट है, ठीक है। हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े जो है इनका नाम है। और साउथ इंडिया का जो है पहला जो है क्या कहा गया है, सबसे बड़ा जो है इन्वायरमेंट के लिए सबसे बड़ा आंदोलन जो है इन्होंने छेड़ा था। तो इसको आप देख सकते हैं, इसमें ये है। और अब इसका प्रभाव क्या हुआ होगा, किस पर मतलब कि यही लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों उन्होंने किया, तो ये सब चीज़ों का आप समझ सकते हैं कि क्यों उन्होंने किया, क्योंकि जो सिस्टम जो है बचा रहे, इकोनॉमिक इकोलॉजी जो है वो बचा रहे, लोग वहाँ पे ज़्यादा मतलब कि इन बारे में सोचते थे, इन सब चीज़ों को है ना आप लिख सकते हैं इसमें। साइलेंट वैली मूवमेंट, यानी कि देखिए साइलेंट वैली मूवमेंट में आपको क्या है, तो साइलेंट वैली मूवमेंट में आपको ये इसका हिंदी में यही होगा, साइलेंट वैली मूवमेंट, क्योंकि ये साइलेंट वैली ना आपको ना नाम है, ऐसा नहीं कि शांत हो गया, ठीक है, ये नाम है, ये मूवमेंट का ही नाम है। और नाम ही क्या है, इसका गांव भी जो जहाँ था ना, ये केरला में, देखिए वो कर्नाटका था, ये केरला है, ठीक है, पिछला वाला कर्नाटका था तब, इसका मतलब, ठीक है। इसको जो है जैसे कि मतलब कि ये गांव है, यानी गांव नहीं, सॉरी, हाँ, यहाँ का एक गांव है, उसका साइलेंट वैली मूवमेंट यहाँ पे जहाँ हुआ था ये। चलिए, तो ये है ये पलक्कड़ जो डिस्ट्रिक्ट है केरला का, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा।
पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट जो है केरला का जो है, नाम थोड़ा साउथ इंडियन नाम है ना, थोड़ा बार बार में कंफ्यूजन हो जा रहा है मुझे पढ़ने में, उसको थोड़ा अजीब लग रहा है। लोकेशन जो है वह साइलेंट वैली है। लोकेशन देखिए, केरला का साइलेंट वैली लोकेशन है। आपको 1973 से 1983 का है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रस्ताव जो है आया था। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बनाया जा रहा था, उसके खिलाफ जो है यह आंदोलन जो है वह हुआ था। अब देखिए इसमें मुख्य जो लोग थे कौन कौन थे, जो मतलब कि इसके बारे में जो है चिंतन किए, मतलब कि इसके बारे में लोगों को बताया कि हाँ भाई नहीं होना चाहिए, मूवमेंट को लेकर अग्रसर हुए। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है जिन्होंने चिंता जताई इसको। फिर इसमें रोकने में मदद की किसने, देखिए सॉरी, के ए रहमान है। आपको इसमें जो है के ए रहमान है, आपको इनमें चिंता इन्होंने जाहिर की, इन्होंने भी। और इंदिरा गांधी ने क्या है इसमें ना रोक लगाया। इंदिरा गांधी ने इसको जो है रोक लगाया इस मूवमेंट के बाद, जब साइलेंट वैली मूवमेंट जब शुरू हो गया। चलिए, और इसमें जो है मुख्य जो नाम है, आपको इसमें मुख्य जो नाम अगर देखा जाए तो वो कौन है, तो इसमें सुगाथा सुगाथा कुमारी जो है मुख्य नाम है इनका जो है। और इनका जो है एम जो है, इनका लक्ष्य जो क्या था, बायोडाइवर्सिटी को जो है वो बचाना। और इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं इसमें। और भी ज़्यादा चाहे तो गूगल से एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। आप जो है अब उसको जो है इधर से उधर करके, मतलब कि तोड़ मड़ोड़ के चीज़ों को जो है ना आप पुनः लिखना चाहिए आपको, मेरे ख्याल से, क्योंकि समय अब नहीं है आपके पास। जो है इसमें कंक्लूड कीजिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन है, आपको देखिए। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, तो मतलब कि ये एनबीए, मतलब कि नर्मदा बचाओ आंदोलन शॉर्ट फॉर्म है इसका। और इसका जो है मुख्य कारण जो है इसका होने का क्या था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना पलायन करना पड़ रहा था, करना पड़ा। मतलब कि नर्मदा जब डैम जो है ये बनना जब शुरुआत हो ना, ये सर मतलब कि नर्मदा जो नदी पर, यानी कि सरदार सरोवर डैम जो बनने शुरू होगा और नर्मदा सागर बांध जब शुरू होगा, तो बहुत सारे लोगों को पलायन करने का भी आदेश आ गया था। बहुत सारे लोग मतलब कि रोजगार खो रहे थे अपना। बहुत बड़ा एकड़ में कहा जाए ना कि बहुत, मतलब कि ये नया आंदोलन है एक तरह से देखा जाए तो। और इसको जो है वो अभी बंद हुआ था। अब देखिए कैसे इसको शुरुआत करते हैं। तो ट्राइबल के आजीविका को जो है वह क्या है, ट्राइबल मतलब कि यह क्या है, मतलब कि सॉरी, ट्राइबल मतलब क्या, अरे जो फॉरेस्ट में रहते हैं, मतलब कि फॉरेस्ट में रहते हैं ट्राइबल लोग जो है, उनका जो है आजीविका का जो है वह छीन रही थी इसमें, ठीक है। और ये कहाँ पे कौन सा डैम था मुख्य जो है हाईलाइटेड में देख लीजिएगा, सरदार सरोवर डैम है आपको गुजरात में। जो मतलब कि कहाँ गुजर, कौन कौन से राज्य से गुजर रहे थे, गुजरात से, एमपी से और महाराष्ट्र से। तो सुन लीजिए कितना बड़ा विस्तार जो है इसका था इस डैम का। नर्मदा सागर बांध है इसको। और इसमें 30 मेजर जो है मतलब कि बांध बनाए जाने वाले थे। और बहुत बड़ा मतलब कि 30 30 बांध और 3000 जो है छोटे बांध जो है बनाए जाने वाले थे। और 35 जो है वो मीडियम साइज के जो बांध जो है बनाए जाना। तो ये पूरा जो आंकड़ा जो है आपको इग्नू का ही है, इग्नू बुक का ही है। एक बार देख आप जो है बुक में जाके चेक कर सकते हैं। 37,000 हेक्टेयर का जो है यह जो है प्रोजेक्ट जो है वह था। इतना हेक्टेयर में जो प्रोजेक्ट में मतलब कि पेड़ से लेके हर कोई समझिए कि इससे मतलब कि प्रभावित हो सकता था। इस प्रकार से आप चीजों को लिख सकते हैं। प्रमुख नेता के तौर पे, तो प्रमुख नेता के तौर पर मेघा पाटेकर है, आपको पाटेकर की, ठीक है। और ये जो है मतलब कि समझिए कि अभी भी सबसे बड़ी एक्टिविस्ट के रूप में अभी भी है शायद मेघा पाटेकर। शायद शायद अभी है कि नहीं मुझे क्लियर नहीं है, देख लीजिएगा एक बार। और इसमें जो है बाबा आमटे जो है यह है। और अनिल अनिल अग्रवाल जो है यह है। अभी हाल ही में न्यूज आया था ना, मतलब कि मुझे लगता है 3-4 साल हुआ अभी, जो मतलब कि इन्होंने जब आंदोलन को लेकर अभी छेड़ा हुआ था आंदोलन, ठीक है। और ये है अरुंधति रॉय जो है अपने राइटिंग यानी कि लेखन के जरिए जो है इसके बारे में जो है लोगों को जो है मतलब कि बताया था। हम्म। हाँ अभी भी है, यह 70 वर्ष की हो चुकी है। और हाल ही में इन्होंने आम आदमी पार्टी का भी एक तरह से जुड़ाव उन्होंने किया था पार्टी का भी, ठीक है। और गांधीयन नॉन वायलेंस एक तरह से मूवमेंट, अहिंसक मूवमेंट आपको जो है यह हुआ और पूरे विश्व स्तर पर यह फैला। और इनका नाम जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा। इनका नाम, इनका जो है बहुत ही बड़ा फेमस नाम है एक्टिविस्ट के रूप में आज के डेट में। और यह है गांधीयन 1985 का जो है यह आंदोलन है।
चलिए अब देखिए इस टर्म को समझिए। चौथा हमारा प्रश्न है इन्वायरमेंटल प्रॉक्सीज यानी कि पर्यावरणीय संकेत संकेत संकेतन। ठीक है, यह क्या है मतलब कि देखिए इसमें जो है ना हम एक तरह से इन्वायरमेंट का पास्ट जो है वह पढ़ते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट का हम इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से उसको इतिहास को निकाला जाए इन सब चीज़ों को इसमें हम पढ़ते हैं। अब कैसे पढ़ते हैं देखिए, तो पास्ट चेंजेज इन्वायरमेंट के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल किस प्रकार से बायोलॉजिकल है, जियोलॉजिकल है, केमिकल है, इसको हिंदी में आपको पता ही होगा, देख लीजिएगा आप लोग। स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट स्टडी हम पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी इसमें। आगे जैसे है कि इसमें इन्वायरमेंट प्रॉक्सी, देखिए इन्वायरमेंट प्रॉक्सी में क्या है, तो मतलब कि इन्वायरमेंट देखिए इसका एक पार्ट है, देखिए पहला जो ए है ये, ठीक है, इसको नोट करते जाइएगा आप। इन्वायरमेंटल प्रॉक्सीज ये इग्नू में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ये है पर्यावरण, आपको पर्यावरण प्रॉक्सीज के बारे में। ठीक है, इसमें क्या है, पास्ट क्लाइमेट यानी कि पुराना जो कंडीशन किस प्रकार से था, मतलब कि मौसम, उसके बारे में जो है हम स्टडी करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह क्या है, ट्री रिंग जो है कंसेप्ट है, ट्री रिंग। तो ट्री रिंग क्या है, आपको यह प्रश्न अलग से भी शॉर्ट में आएगा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, पीवाईक्यू का भी आया हुआ। ट्री रिंग क्या है, तो ट्री रिंग क्या है, तो आपको जो है यहाँ पे पेड़ है, आपको दिखाई दे रहा है ये, हाँ पेड़ है, और यहाँ पे जो है अपना जो है रिंग बनाते, मैंने कि छाला बनाते जाएगा, फिर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके परत जो है बनाते जाएगा हर साल। तो यही है ट्री रिंग, और इसके आधार पर क्या है, पेड़ के तनों के, देखिए ट्री रिंग वृक्ष वृक्ष वलय। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, इसका जो है हिंदी टर्म। और पेड़ के तनों में सार, पेड़ के माने कि सार दर दर, ये लिखा है कि क्या हिंदी में लिखा हुआ, कंफ्यूजन हो जा रहा है। पेड़ के तनों में मतलब कि माने कि हर साल जो है बनने वाले जो है छल्ले के बारे में हम इसमें देखेंगे, और उसी को ट्री रिंग कहते हैं, वही कंसेप्ट है। और इसमें क्या हम पता करता है कि रेन, बारिश किस प्रकार से हो रहा होगा, टेम्परेचर किस प्रकार से हो रहा होगा, उसकी जानकारी जो है हम प्राप्त करते हैं एज ए हिस्टोरियन। जैसे कि इन्वायरमेंट के वो हिस्टोरियन हो गए, और वहाँ पे जाते हैं कि आइस को देखकर वहाँ पे मतलब उसमें एटमॉस्फेयर इस प्रकार से चीज़ें देखकर, हवा किस प्रकार से उसमें अभी भी फंसा हुआ, मतलब किस प्रकार से उसमें जीवाश्म है, तो इन सब चीज़ों को देख कर क्या है, हम इन्वायरमेंट का अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ किस प्रकार से जो है उस समय जो है स्थिति जो है हुआ होगा। तो इन्वायरमेंट ये प्रॉक्सी हुआ, आपको प्रॉक्सीज ए हुआ। देखिए अब बीच में जाएंगे, वेजिटेशन प्रॉक्सीज यानी कि वनस्पति, देख लीजिएगा हिंदी में क्या दिया है, इसका हिंदी तो यही होता है, वेजिटेशन प्रॉक्सीज का मतलब वनस्पति। देखिए पास्ट मतलब कि पुराना जो वेजिटेशन है उसको हम देखेंगे, आपको वनस्पति। पोलेन स्टडी आपको पता होगा ये, ठीक है, ये पोलेन स्टडी जो है यानी कि सीड्स एक तरह से देखा जाए तो इसको जो मिलता है हमें। ठीक है, और झीलों और दलदलों में जमा हुए बीज को जो है हम देखते हैं। ठीक है, मतलब कि उसका जो बीज जो है पुराने समय का जो है लगा हुआ होगा, तो उसके बीज को जो है पता लगाकर हम पता लगाएंगे कि उस समय का वनस्पति जो है वो किस प्रकार से था। वेस्टर्न हिमालय में ज्यादा इसका जो है वह देखा जाता है। ये व्हाइट की हुई है, चलिए हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ कि ये लोडिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए ये हुआ वाटर प्रॉक्सी। देखिए अब वाटर यानी कि जलीय, वाटर क्या मतलब कि जलीय। ठीक है, जलीय मतलब कि प्रॉक्सीज, जलीय प्रॉक्सीज क्या है, मतलब इसमें जो है क्या है, आपको जो है बर्फ में, मतलब मैंने बताया ना कि बर्फ में जैसे एटमॉस्फेयर की जो है जानकारी लगे, उसमें गैस क्या है, बर्फ के आधार पे जो है गैस से भी तो बर्फ में जो है गैस भी जमा रहता है। ठीक है, तो उसको हम देखें कि क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से हुआ, उसको जो है अंदाजा जो लगाएंगे बर्फ से, क्योंकि हजारों हजारों साल से बर्फ जो जमा रहता है, तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, आगे जो है वह सेडिमेंट एनालिसिस जो है, यानी कि सेडिमेंट का दर, सेडिमेंट क्या है, या दरपद परत वाइज जो है ये बनते जाते, यही है सेडिमेंट। ठीक है, तो उसका जो है मिट्टी के आधार पर जो है हम देखेंगे कि क्या है, रिवर और सी में मतलब कि किस प्रकार से बाढ़ है उसके बारे में पता लगाएगा, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। चलिए आगे है यहाँ पे, मतलब कि फोसियल मतलब या क्या है, जीवाश्म का भी जो है स्टडी करते हैं हम पास्ट से, मतलब कि
आपको इसमें सेडिमेंट में क्या है फंसे हुए रहते हैं जीवाश्म, उससे भी हम पता लगता है कि उस समय का इन्वायरमेंट जो है वह कैसा था। यानी कि जैसे कि सिंपल वे में समझिए कि जैसे कि डायनासोर का हम पता कैसे लगे कि उस डायनासोर से पता लगे, तो डायनासोर ही नहीं थे ये भी थोड़ी ना पता लगा। तो उस समय ये भी तो पता लगा ना कि डायनासोर था तो उस समय वनस्पति किस प्रकार से थी, इकोसिस्टम किस प्रकार से था, इन चीज़ों का भी हमें पता चलता है जीवाश्म से। उस समय की परिस्थिति कैसे थी उस समय यह अंदाजा लगाता है। मतलब देखिए नेचुरल हैजार्ड, देखिए नेचुरल हैजार्ड क्या है, आपको जो है यह है एक टर्म है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मतलब कि क्या है अर्थक्वेक, फ्लड, यह है ये सूखा है, ठीक है, सूखा है, बाढ़ है, और यह है और यह है भूकंप, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। देखिए अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, ओरल इन्वायरमेंट नॉलेज, यानी कि ओरल यानी कि मौखिक रूप से जो है आपको पर्यावरण की जानकारी, यह क्या है, ये एक तरह से देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे जो पुराने जो लोग हुआ करते थे, एक तरह से देखा जाए तो वो क्या करते थे, तो पुराने जो लोग हुआ करते थे वो अ, पर्यावरण को जो है संरक्षण करने के लिए बहुत सारे मैथोलॉजी भी उनके पास थी। मतलब कि पेड़ों की वो पूजा करना, उनका अपना इष्ट देव मानते थे, पीपल की पूजा करते थे, चाहे जो भी हो, मतलब कि हर चीज़ों का जो है बरगद की पूजा करना, तो इन सब चीज़ों को बड़ा ही रिस्पेक्ट की नज़र से वो देखते थे। तो उस आधार पे भी क्या है हमारा, मतलब कि ऐसा सुन सुन के हमारे दिमाग में आया, और ना कहीं हम क्या है पर्यावरण के प्रति जो है सजग हुए, हम कहीं ना कहीं हम बचाव जो है उनका किया हुआ है अभी तक। जैसे पानी को जो गंगा को लेकर, पानी को लेकर कि हाँ ये है हमारी माता है, चाहे ये हमारा पूर्वज का जो है पेड़ है, तो इस प्रकार से हमारा चीज हुआ। तो यानी कि सुनते गए हम, ऐसा थोड़ी ना कि लिख दिए भाई कि लिखा लिखा हुआ अभी है ना, लिखा हुआ तो नहीं है ना, क्योंकि ये तो पुराने लोग अभी भी कहा करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे तक आया, तो उसके बाद जो है इसमें लिखा हुआ है। देखिए इसमें वही चीज लिखा हुआ है कि स्टोरी टेलिंग हुआ, सॉन्ग हुआ, और रिचुअल, मतलब कि चीजों से जो क्या है हम जो है देखते हैं, ठीक है। चलिए बायोडाइवर्सिटी का बात इसमें जो है हम करते हैं, पर्यावरण बायोडाइवर्सिटी की बात। कैमरा जो है ब्लिंक करने लगा, 1 मिनट, चलिए ठीक है। और सीजनल चेंज यानी कि मौसम जो है वो अब कैसे बदलाव करता है, मतलब कि क्या, देखिए पहले जो है मतलब कि हम अंदाजा ही लगा पाते थे कि मौसम किस प्रकार से चेंज आता है, हवा बहने लगा तो कि इस प्रकार से हवा आने लगी, तो हमें तो जानकारी तो भाई थी नहीं ना, मतलब कि ये क्या कहते हैं इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की। तो लोग क्या है पहले मौखिक रूप से ही क्या है अंदाजा लगाया करते थे, बोलते थे, तो उनका ज्ञान जो है मतलब कि धीरे धीरे हमारे तक आया कि हाँ इस प्रकार से हवा जो है बहने लगी, तो क्या है इन्वायरमेंट में जो है वो चेंजिंग अब हो सकता है, ये पक्षी आने लगा हमारे जो है गांव में, चाहे हमारे देश में, तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब क्या है कि सीजन जो है अब चेंज होने वाला है, ठीक है, इसको देख सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट का जो है वो सिस्टम है, वाटर मैनेजमेंट में वो क्या है, मतलब कि उनका जो है वो पुराना अपना सिस्टम को, वो स्टेप वेल जो था ना, स्टेप वेल जैसे ये कुआं होता है और उसके चारों ना यहाँ पे सीढ़ी रहता है, और नीचे हम जाते हैं, यहाँ पे कुआं अगर है, ठीक है, तो ऐसे स्टेप यहाँ पे स्टेप स्टेप बना हुआ है, सब यहाँ पे जाते हैं ऐसे। एक बार देख लीजिए गूगल पे आप लोग। और यह है क्या है चैलेंजेस, यानी कि चैलेंजिंग क्या हुआ इसके लिए, अब देखा जाए तो ओरल इन्वायरमेंट के लिए तो चैलेंजिंग बात यह है कि अब धीरे धीरे यह मिट रहा है, लोग अब भूल रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो ये आप देख सकते हैं, एक तरह से ये नैतिकता पे भी आपको जो है ये आधारित है, नैतिकता पे, मोरल थिंकिंग पे। चलिए आगे हमारा सातवां जो है ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट नॉलेज। ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट नॉलेज क्या है, मतलब कि अब हमारा जो है पुराना जो इन्वायरमेंट जो पर्यावरण जो है नॉलेज जो है वह क्या है, ट्रेडिशनल यानी कि पुराना जो चलते आ रहा है। तो इसमें क्या है नॉलेज में आपको इसमें लिख सकते हैं, वेद के बारे में पूरा जिक्र कीजिएगा, ठीक है, 4 वेद है क्या नहीं है, सब कुछ इसमें लिखिएगा A to Z आपको, ठीक है, किताब में भी लिखा हुआ है यही है, तो पूरा लिखिएगा। मैं कुछ बस पॉइंट लेकर आया हूँ कि जो एकदम लिखना है आपको, वो छोड़ना नहीं है। देखिए कि ये छोड़ना नहीं है, और देखिए ARANK जो है यह है, ठीक है, ARANYAK, ठीक है, अरेक जो है यह है, इसमें क्या है आपको जो ये वेद का भी एक तरह से पाठ है, उसका जो भाग निकल के आता है, इसमें क्या है फॉरेस्ट टेक्स, यानी कि आपको क्या है जो जंगलों के बारे में जो इसमें जानकारी जो है, यह जो टेक्स्ट है जो यहाँ पर
इसमें दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा ये नाम हिंदी में। इसके बाद जो है वेदांग है, 6 प्रकार का वेदांग होता है। अब पूरा का पूरा देखिएगा, उपवेदा है, आपको इसको लिख लीजिएगा। दर्शन है 6। इसके बाद इतिहास, पुराण, रामायण और महाभारत में किस प्रकार से आपको जो है पर्यावरण का जो है सेवा और चीजें दिखाई गई है ना, पर्यावरण से रिलेटेड जोड़ते जोड़ते है ना, हर चीजों को आप लिख दीजिएगा इसमें। ओरल इन्वायरमेंट है, देखिए वही इन्वायरमेंटल नॉलेज, यानी कि मौखिक रूप से जो मैंने बताया, जो पीछे वाला प्रश्न में वही है, ठीक है। चलिए देखिए, ये देखिए ये वाला कंसेप्ट जो है ना, ये आया हुआ है, ये भी प्रीवियस ईयर है। आपको लिखा है कि फोर, ये इसमें क्या है कि फोरागर जो है वो कौन थे, यानी कि फोरागर, ठीक है। फोरागर क्या पढ़े, फोरागेर, फोरागेर जो है वह कौन थे, कौन है, यानी इसका हिंदी भी वही होगा क्योंकि इंग्लिश भी यही है, तो ठीक है। इसके बाद जो है अर्थ, इसका जो अर्थ होता है, यानी कि भोजन संग्रह करने वाला पर्सन, यानी कि जो भोजन एकत्रित करता है वो पर्सन। आपको इसमें क्या है, ये ट्राइबल लोग है, एक तरह से देखा जाए तो नोमैडिक, यानी कि घुमंतु लोग है, या घूमने वाले लोग हैं, मतलब कि घूम घूम कर जो है या करते थे। ये खेती, मतलब कि खुद का जो है खेती जो है वह ना नहीं किया करते थे, खुद का खेती। और ये मतलब कि पूरा जो है ना एग्रीकल्चर भी नहीं किया करते थे। तो क्या होता था, मतलब कि घूम कहीं खाना एकत्रित करते थे, मांस का एकत्रित खाना, मतलब हर चीज ये करते थे, शिकार की किया करते थे, ये बस वही करते थे। तो ये हंटर भी थे। आपको ये शहद का भी, आपको जो है शहद जो होता है ना, हनी, तो उसका भी संग्रह ये किया करते थे। कलेक्टेड फूड जो है, भोजन का जो है वह करते थे, ठीक है। और ये यूजुअली जो है वह किस में रहते थे, स्मॉल बार्ड, ये स्मॉल बार्ड ये लिखा हुआ है, BAND लिखा हुआ था, ठीक है, ये इग्नू में, ठीक है, BAND। तो इसका मतलब जो है मैंने देखा तो इसमें का मतलब जो है निकल के समूह है जिसमें 20 से 50 लोग रहते थे। मतलब क्या रहे कि 20 से 50 लोगों के बीच में जो है यह रहते थे, यानी कि उसी को एक टर्म में कहा गया है कि वो बंद में रहते थे। BAND जो है वह लिखा गया है, बैंड की बंड लिखते थे, वो समझ लीजिएगा। तो इसका जो है, इनका जो है टूल इस्तेमाल करते थे, स्टोन है और जो लक सॉरी, मतलब कि हड्डियाँ का जो है, हड्डियों के औजार भी जो यह इस्तेमाल किया करते थे। और मतलब कि एग्रीकल्चर जो है वह नहीं किया करते थे। नॉट एनिमल पेट, माने कि पशुओं को भी पालन जो है वह नहीं करते थे, यानी गोट, सीप हुआ, काऊ हुआ, तो इन सब चीज़ों का ना वो मतलब कि पेट बनाकर नहीं रखते थे। सॉरी, मतलब कि माने कि वो पालते नहीं थे इन सब चीज़ों को, जिससे उनको जो है खाना पीना जो है मिल सके। वो घूम के ही एकत्रित ही किया करते थे, कोई वर्क नहीं किया करते थे, बस घूम घूम कर अपना जो है वर्क किया करते थे, दूसरे से मांग कर या चाहे जो भी हो। देखिए इसमें जो है टेक्सुअल मटेरियल जो है, लिखित मटेरियल क्या है इन्वायरमेंट को लेकर, तो यही सब दिया हुआ है। इसमें तो क्या है, वैदिक जो है, एंशियंट स्क्रिप्ट्स जो है, हिस्टोरिकल लिटरेचर जो है, ऐतिहासिक आपको विपुल। देखिए ये याद रखिएगा, इसमें एक जिक्र है आपको विपुल, यानी कि संस्कृत का ये वर्ड है, संस्कृत का ये वर्ड है। इसको आएगा तो आप पूरा लिख दीजिएगा एक तरह से। टेक्सुअल मटेरियल क्या है, तो यही सब मटेरियल है ना भारत में। आपको हिस्टोरिकल लिटरेचर आपको लिख लीजिएगा, एंशियंट स्क्रिप्ट तो आपको, मुझे पता है, लिख लीजिएगा। और यह है क्या है, जंगल। इसका मतलब क्या होता है, जंगल। विपुल का मतलब क्या होता है, जंगल। तो इसको जो है कोट करते हुए जरूर लिखिएगा, मतलब कि एग्जामिनर को जो है ज्यादा दिखाई दे कि मतलब कि हाँ इस बंदे के पास नॉलेज है। लाइन हुआ। और यह अपना 10 सेलिंग क्राफ्ट, यानी कि नौकायान, मतलब कि बनाने को लेकर है। इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार खुद से भी, नौकायान किस प्रकार से बनाया गया हो आपको। मतलब कि इसमें एक तरह से बेसिकली आपको ये जब आएगा तो मतलब कि मतलब कि नदी के किनारे जो लोग रहते थे, मतलब कि उस प्रकार की चीज़ें इसमें आपको लिखना है। नौकायान मतलब कि सेलिंग, यानी कि नाव बनाने का कार्य किस प्रकार से होता था, वही चीज़ इसमें लिखना है। फायदा क्या हो, नुकसान क्या हुआ, ये सब चीज़ आपको इसमें लिखना है। अब देखिए ये प्रश्न भी जो है प्रीवियस ईयर है, एक तरह से बुक में का ही आपको जो है प्रश्न है, MHI 108 का ही। तो एनिमल एज ए सिंबल ऑफ पावर, यानी कि वेल्थ और पावर, यानी कि शक्ति और मतलब कि धन का जो है प्रतीक कैसे है जानवर। तो कैसे है भाई, सिंपल सा बात है। अब पहले जो लोग जो है मतलब कि एंशियंट प्राचीन समय में क्या करते थे लोग, क्या है, जितना ज्यादा गाय उनके पास रहता रहता था वो माना जाता, तो वो उतने समाज में जो है ना उच्च जगह पे है, ठीक है।
माने उनका जो है सामाजिक स्थिति जो है बढ़िया है, जिसके पास ज़्यादा गाय हुआ करता था तो वो माना जाता था। इसके बाद धीरे-धीरे आपको जो है मिलिट्री जिसके पास मतलब कि ज़्यादा है, सैनिक बल जिसके पास ज़्यादा है, तो घोड़ा से जो है वो अपना प्रभुत्व जो है वो दिखाया करते थे। हाथी जो है हाथी के द्वारा वह रॉयल्टी अपना दिखाया करते थे कि मतलब कि हमारा जो राजसत्ता में देखिए हमारे इतने हाथी है ऐसा है, मतलब कि अपना प्रभुत्व जो है वह स्थापित जो है वह दिखाते थे। तो यही चीज़ है, मतलब कि इसमें क्या है कि मतलब कि जानवर कैसे सिंबल है, मतलब कि धन और क्या है, मतलब कि प्रतीक किस प्रकार से बने, धन आदमी के प्रतीक किस प्रकार से बने जानवर, तो धन और बल के किस प्रकार से बने, तो बने हैं आपको एलिफेंट जो है रॉयल पावर उनके पास है, हॉर्स जो है मिलिट्री उनके पास पावर है, लायन के पास क्या है शक्ति का प्रतीक है, पीकॉक देखिए पीकॉक जो है आपको जो है मुगल काल में आपको पीकॉक आपको जो है क्या थ्रोन आपको है पीकॉक थ्रोन, ठीक है। तो मतलब कि क्या है वो रॉयलिटी के प्रतीक एक तरह से देखा जाए, उनका नाम भी था ना तो वही दिखाया जा रहा है इसमें, मतलब कि किस प्रकार से आपको जो है जानवर भी आप जानवर को लोग ना अपना मतलब कि धन का जो है दिखाने का दिखावा और बल का दिखावा करते थे जानवर के थ्रू, ठीक है, इसमें ये लिखना है। अब जैसे कि जिसके पास घोड़ा रहता था वो क्या है मिलिट्री का पावर उनके पास है। हाँ पहले देखिए वो हंटिंग के लिए लोग जाते थे, इन सब पॉइंट को लिखेगा बहुत ज़रूरी है। जब ब्रिटिश काल आया तो हंटिंग के लिए लोग जाने लगे और जितना ज़्यादा लोग मतलब कि शिकार करते थे, शेर का शिकार, बाघ का शिकार, तो क्या है सामने रख कर फ़ोटो खिंचवाया करते थे। मतलब कि देखिए हमने जो है इतना हम पावरफुल है कि इसको हम क्या है ये मतलब कि मार दिया हम। और बहुत सारा कहानियों में राजा महाराजाओं का आपको एंशिएंट मिडाइवल में मिलेगा कि राजा गए और एक मुक्का में ही मार दिए कि क्या हुए जानवर जो है वो खत्म हो गया। तो और सॉरी शेर जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। शायद रियल में किए होगे कि नहीं वो नहीं पता है, लेकिन ऐसा दिखाया जाता है और उनको शेर खा की उपाधि जो है मिल गई। तो इस प्रकार की चीज जो है हम देख सकते हैं। 11th है, ठीक है 11। देखिए इसमें क्या है कि रेलवे रोल इन इन्वायरमेंट, यानी कि रेलवे का रोल क्या है, क्राइसिस क्राइसिस मतलब कि इन्वायरमेंट क्राइसिस मतलब कि पर्यावरण के दोहन में रेलवे का कैसे मतलब कि कारण क्या है, रेलवे किस प्रकार से कारण बना कि इन्वायरमेंट जो है क्राइसिस में या, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंट इफेक्ट क्या क्या पड़ा जो है रेलवे के थ्रू, यानी कि रेलगाड़ी जब सिस्टम है तो बहुत सारे चीज़ है जैसे कि पेड़ों का कटना हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ, मतलब कि अब समझ ही गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। विस्थापित लोग होने लगे, आपको जो है इन कभी कभी ट्रेन जाती है तो आपको पता है कि जानवर भी आपको कट जाते हैं, तो उस समय और भी व्यापक तरीके से हो रहा था। तो आपको ईंधन में कोयला का पहले चलता था, आपको कोयला का जो ट्रेन जो चलता था तो कोयला की वजह से क्या होता था, आपको प्रदूषण भी आपको वायु प्रदूषण भी देखने को मिलता था। तो इन सब चीज़ों को ना आप समझ सकते हैं, इसके थ्रू आप जो है वह लिख सकते हैं इसमें। आप देखिए इसमें लिखा है माइग्रेशन रिलेटेड प्रस्ताव, आपको स्थानांतरण इसके बारे में आपको लिखना है, जिसमें सीजनल आपको माइग्रेशन है। तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ के एक बार देख लीजिएगा, किताब में दिया हुआ है ये, इसको आप पढ़ लीजिएगा। 13 नंबर। 14 नंबर है कैनाल कॉलोनीज, ठीक है, नहर कॉलोनी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मतलब नहर कॉलोनी क्या है, मतलब कि इसका प्राय जो है वह क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका निकाल सकते हैं आप। तो ये जो प्रश्न आएगा तो इसमें एक सिंपल लिखिएगा कि मतलब कि एक तरह से आर्टिफिशियल जो है मतलब कि नहर बनाया गया, कैनाल बनाने का प्रयास किया गया जगह में। तो वह ऐसे जगह पर बनाया गया जहाँ पे बंजर हो चुकी थी जमीनें, तो वहाँ पर कैनाल बना के वहाँ पे इरिगेशन किया गया, वहाँ पे खेती किया गया और खेती कैनाल, और जहाँ जहाँ कैनाल बनाया गया वहाँ पे नई बस्तियाँ बसाई गई। तो वही है मतलब कि, तो उसी बस्तियों को क्या है, वही ब्रिटेन के ब्रिटिश राज के समय में यह किया गया। आपको कहाँ पे, पंजाब के क्षेत्र में, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे तो देखिए आपको जानिएगा। तो 19 से 20 सेंचुरी में यह किया गया, शताब्दी में। और आर्टिफिशियल इरिगेशन यानी कि कृत्रिम जो है यह सिंचाई जो है वह है, न्यू कृषि कॉलोनी जो है वह स्थापित किया गया उसके किनारे। देखिए
कुछ कॉलोनी जो है मेन मेन जो है जिसका कॉलोनी का जो है नाम जो है नहर के नाम से ही पड़ा जो आपको, ये है चेनाब, चेनाब कॉलोनी, ठीक है। इसके बाद झेलम कॉलोनी जो है ये पंजाब में सब है। चलिए इसके बाद जो है सतलज कॉलोनी, इसके बाद जो है लोअर बारी डोब जो है यह है। इसको पढ़ लीजिएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा, इसके बारे में आपको लिखना होगा हल्का फुल्का, इसको देख लीजिएगा आप लोग। इसमें जो है जीवाश्म ईंधन यानी कि फोसियल फ्यूल क्या है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कुछ चीज़ है जो आपको जो है जानना चाहिए इसमें। जैसे कि किताब में जो लिखा हुआ है, जनरली तो हम तो जानते हैं कि जीवाश्म जो ईंधन जो है वो कोयला है, पेट्रोलियम है, तो इन सब चीज़ तो है, तो उसके साथ ही सबसे बड़ी बात है ये मतलब कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं, एक तरह से देखा जाए तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं। ये पॉइंट को छोड़ना नहीं, आपको पहले में यही लिखना है आपको हर चीज़, ठीक है। इसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो करते हैं, इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग का जो है इफेक्ट जो है उनके वजह से होता है, इसके बाद इन्वायरमेंट इशू भी उनके पर्यावरण जो है आप जो इशू जो है इनके वजह से होता है। कोयला पेट्रोलियम जो है इसका जो है नेचुरल गैस जो है इनका जो है प्रारूप है, ठीक है, किसका जीवाश्म ईंधन का। अब इसमें जो है कुछ हम जो इतिहास तो हम पढ़ रहे थे, हमारा जो सब्जेक्ट इतिहास है, तो इतिहास के रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हमें लिखनी पड़ेगी। तो इसमें लिखना आपको है कि जो कोयला जो है 16th सेंचुरी में आपको आया, कहानी ऐसे बना के आपको लिख देना है, जो रोमन एम्पायर में जो है इस्तेमाल किया गया पहली बार कोयला का। अ, इसके बाद आपको पेट्रोलियम जो है 20th सेंचुरी में 20वीं शताब्दी में आया, और कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है पहले, मतलब कि वहाँ पे गैस टैंक जो है वो खोला गया एक तरह से। तो फर्स्ट जो है टेक्सास में आपको जो है वो किया गया, टेक्सास में जो शहर है, टेक्सास शहर यानी कि सिटी है यह, आपको जो है यहाँ पर ओपन किया गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। और ये पता है आपको कि समुद्र के नीचे पाया जाता है, या मतलब कि जो पुराने जीवाश्म जो मर चुके हैं जो बहुत लाखों साल पहले, तो उनका जो जीवाश्म का जो है एक तरह से क्या कहा जाए, उनका जीवाश्म का ये ना मतलब कि उन्हीं से मतलब कि यह पाया जाता है। चलिए आगे है जैविक स्रोत क्या है हमारे। देखिए जैविक स्रोत उसको कहते हैं, देखिए ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट ये आएगा। ये सब ऐसा प्रश्न जो मैं लेकर आया हूँ इतना इंपॉर्टेंट है ना वो, क्योंकि वो इतना मतलब कि आएगा तो मतलब समझिए कि आपको लिखना ही है, मतलब कि वो आएगा ही, और इसको छोड़िएगा तो फिर आप हो सकता है हार्ड प्रश्न आ जाए तो वो नहीं कर पाइएगा फिर। देखिए जैविक स्रोत क्या है, आपको जो है मतलब कि जैविक स्रोत मतलब क्या, मतलब ऑर्गेनिक रूप से जो है हमको स्रोत यानी कि मनुष्य को जो है ऑर्गेनिक रूप से कौन कौन सा चीज जो है हमको मिलता है, मतलब ऑर्गेनिक सॉरी मतलब कि नेचुरल वे से। और ठीक है, तो इसमें जो है एक तरह से देखा जाए जो नेचुरली हमको जो है मिलता है तो वह है आपको जो है वुड है, आपको जो है काऊ डंग यानी गाय का गोबर है। इसके बाद जो है कोयला खाना बनाने के लिए उस समय के हिसाब से आपको जो है मतलब कि दिया हुआ है ईंधन के रूप में, कोयला है, पेट्रोलियम है आपको। फिर इसके बाद बायोलॉजिकल वेस्ट है यानी कि जैविक खाद, जो जो कचरा है वो है खाद, ठीक है। इसको देख सकते हैं जैविक स्रोत। जैविक स्रोत यानी कि देखिए जैविक स्रोत में क्या मतलब कि अ, इसमें जो है मतलब कि जो देखिए इसमें जो सॉरी मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज बोल दिया, सॉरी इसके लिए। मतलब कि जैविक स्रोत में क्या है, मतलब कि वो जो जिंदा मतलब कि सॉरी मतलब कि जो जिंदा चीजों से जो है मिला, मतलब जिंदा नहीं मतलब कि वो मर गए हैं, लेकिन अब कैसे बता मतलब कि वो जैसे कि वो एनिमल हो गए, जानवर हो गए, ट्री हो गए, इस प्रकार की चीज है, मतलब कि उनमें लिविंग थिंग से जो है वो मिला। चल इसका एक टर्म, हाँ लिविंग थिंग्स, जीवित चीजों से क्या है वह मिला आपको, लिविंग थिंग्स से जो है वह आपको जो है इन सब चीज का जो है वो प्राप्ति है। पेट्रोलियम दिया है तो आपको क्या है, मैंने बताया ना आपको कि आपको जो हम जो जीवाश्म होता था उससे पाया गया, तो जीवाश्म भी क्या है आपको कोई लिविंग थिंग है, मतलब कि मछली है आपको। बायोटिक बने अजैविक आपको स्रोत, तो अजैविक स्रोत जो है वह क्या है, तो अजैविक स्रोत जो है आपको क्या है मतलब कि को जो है जिंदा, अब जो है सूर्य तो आपको क्या है मतलब कि लिविंग थिंग तो नहीं है, सूर्य जो है नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो इसमें जो आएगा तो उसमें क्या है आपको जल जो है सूर्य से, आपको सूर्य से क्या मिलता है, या नेचुरल तो है लेकिन ये क्या है नॉन लिविंग है।
तो इससे हमारा स्रोत क्या है, यानी कि सोलर एनर्जी से हमारा सूर्य है। इसके बारे में और विस्तार से आप लिखते जाइएगा कि इसका इस्तेमाल किस प्रकार से हम इलेक्ट्रिसिटी में, तो बहुत सारी चीज़ों में ना आप ना लिखिएगा किस प्रकार से फायदा है क्या नहीं, आप लिखते जाइएगा जितना आप बना सके। हाइड्रो एनर्जी है आपको जल के आधार पर, विंड विंड एनर्जी है हवा के आधार पर, ठीक है। इसके बाद जियो थर्मल एनर्जी है, ठीक। इसके बाद इसको क्या है, हिंदी वाला थोड़ा मैं कंफ्यूजन हो जा रहा, मैं क्या लिख दिया हूँ खुद ही मैं भूल जा रहा हूँ यहाँ पे, ये देख लीजिएगा। इसके बाद टाइडल एनर्जी है, इसको इंग्लिश में आप हिंदी सर्च कर लीजिएगा इसका, जियो थर्मल का क्या होता होगा, टाइडल एनर्जी का क्या मतलब, यानी कि समुद्री, यानी कि समुद्र से जो है हमें जो है वो प्राप्त होता है जो चीज़ें, जो मतलब कि एनर्जी और सोर्स मनुष्य के लिए जो प्राप्त होता है, तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो अबैटिक सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ आपको। और आगे जो 18 हमारा है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि मानव वन्य जीव संघर्ष किस प्रकार से हुआ। तो यानी कि देखिए यह है मतलब कि वो कह रहा है कि मतलब कि मानव जो है किस प्रकार से, मानव और जो जो एनिमल है उनमें संघर्ष किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हमको लिखना है, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ये बहुत ही सिंपल है। तो इसमें जिम कार्बेट जो है आपको पता हुआ कि उन्होंने जिम कार्बेट, इससे वीडियो थोड़ा ठीक है, ओके। हाँ, तो जिम कार्बेट जो है इसमें क्या है मतलब कि आपको जो है उस अंग्रेज था ये आपको, तो इन्होंने टाइगर रिजर्व भी खोला था ना जिम कार्बेट ने, उत्तराखंड में की कहा, तो शायद देख लीजिएगा आप जिम कार्बेट। आपको जो है आपको टाइगर रिजर्व भी है आपको उत्तराखंड में। इसके बाद आपको मैं उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से जानवर जो है मतलब कि बाघ जो है क्या है, बाघ जो है किस प्रकार से मतलब कि मनुष्य के बस्ती में जा रहा है, मनुष्यों को खाना जो है वह शुरू कर चुका है। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने ना लिखा था, ठीक है। तो वही कन्फ्लिक्ट आपको इसमें दिखाना है। तो क्यों कन्फ्लिक्ट हुआ भाई, तो सिंपल सा बात है, हम उनका जो है जंगल जो है काट दिए, तो क्या हुआ, उनको खाना पीना जो नहीं मिला, तो क्या है, जो शेर और बाघ है क्या करेंगे, वो जाहिर सी बात है वो क्या है मतलब कि जो शहर की तरफ गांव की तरफ जो है उनका पलायन होगा, वो भी जो है आएंगे किसके तलाश में, अपने शिकार के तलाश में। तो यही इस चीज़ इसमें लिखना है कि मतलब कि किस कन्फ्लिक्ट हुआ, डिफोरेस्टेशन मतलब कि फॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई हमने किया, तो उसके वजह से क्या है हमारा जो संघर्ष जो है उनके साथ शुरू हुआ। इसके बाद पॉल्यूशन प्रेशर, यानी कि पॉल्यूशन प्रेशर भी अगर देखा जाए तो हम देख है। इसके बाद डेवलप प्रोजेक्ट, यानी कि डैम या रिवर इन सब चीज़ें बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है मतलब कि उनको जो है नुकसान जो है मिलता होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान हम उनको पहुंचा है। डिस्टर्बिंग इन फूड चेन, यानी कि फूड चेन का जो है हमने पूरा तरह से डिस्टर्ब करके रख दिया, फूड चेन जो होता है मानव द्वारा। चलिए आगे है कि इसमें जो है अब खत्म होने वाला है, यह है पूरा लगभग की पॉइंट्स ऑफ द इंडियाज एनडीसी। बीच में मत जाइएगा आप छोड़ के, क्योंकि पूरा देखना ही आपको चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा प्रश्न है जो एकदम पूरा प्रीवियस ईयर आया हुआ है, इसमें से तो 5-6 प्रश्न तो आपको आने ही है कम से कम, 5-6 क्या, मुझे लगता है कि लगभग आप ये कर लीजिएगा तो पूरा कर लीजिएगा प्रश्न आप। की पॉइंट्स ऑफ द इंडियाज एनडीसी, तो एनडीसी क्या है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, यह कब हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में यह कंसेप्ट जो है निकल के आया था। तो इसमें ये कंसेप्ट ये है, इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कि हम अब खुद से ही टारगेट लेते हैं कि हम जो है पर्यावरण को कैसे बचाएंगे, कौन सा साल तक 2030 आते आते हम 50% जो है कार्बन जो है उत्सर्जन जो है वो कम कर देंगे। तो इन प्रकार से चीज़ों को जो है हम देखते हैं 2000 मतलब कहते हैं ना 70 आते आते हम क्या कि पूरे तरह से इलेक्ट्रिसिटी पे हम व्हीकल्स चलाने लगेंगे, पर्यावरण जिससे दूषित नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है ना इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें हम जानते हैं यही चीज़ है। तो वही है इमिशन इंटेंसिटी की कमी को जो है मतलब कि पहला जो है ए है, ये पूरा अपडेट होगा जीके की तरह एक तरह से। अब देखा जाए तो देखिए यहाँ लिखा है ना कि स्वयं लक्ष्य तय करता है, मतलब कि इसमें क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए स्वयं जो है लक्ष्य जो है हर देश जो है वह तय करता है। तो हमने क्या तय किया है कि इमिशन इंटेंसिटी जो है की कमी जो है क्या है, यानी कि 2030 तक जो है जीडीपी में क्या है
हम जो है जीडीपी में शामिल किया है कि 2030 तक जो इमिशन जो है इंटेंसिटी जो है वह कम कर देंगे। 2005 के स्तर से जो है 45% जो है हम जो है वह कम करेंगे इमिशन। चलिए बी है हमारा नॉन फोसियल फ्यूल या फोसिल फ्यूल। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें जो है 2030 तक इसमें क्या है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का जो है इस्तेमाल जो है हम मतलब कि अ, बिजली आधारित जो है वो इस्तेमाल जो है किस प्रकार का बिजली का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे अब, यानी कि सोलर के थ्रू, विंड के थ्रू और वाटर के थ्रू और बायोमास के थ्रू जो है हम करने लगेंगे। 50% जो है हमारा जो है निर्भर हो जाएगा, यानी कि सोलर के थ्रू हम करने लगेंगे तो क्या होगा, इसका वजह से बहुत सारा जो पर्यावरण को नुकसान होता है वह नहीं होगा। यही चीज है, आपको देख सकते हैं इसमें। इसमें है कार्बन सिंक, आपको है हरित क्षेत्र वृक्षारोपण, यानी कि मतलब कि पेड़ को लगाने का हम जो है अपना किस प्रकार से करेंगे, पेड़ लगाने का जो है कार्यक्रम जो है हम शुरू करेंगे। तो 2.5 से 3 मिलियन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम रोकेंगे। और ग्रोथ माने कि यानी कि पेड़ जो है वृक्षारोपण करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हम जो है जैसे कि वादा करते हैं। तो जैसे कि भारत का मानना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है, तो उनका मानना है कि भारत अभी डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, इन सब चीज़ों को लिखिएगा, भारत भारत तो अभी डेवलपिंग कंट्री है। तो अभी चीज़ों जो है वो बनाएगा मशीनरी, अभी उसके इसके यहाँ अभी आधुनिकीकरण जो है अभी होना बाकी है। तो बहुत सारा चीज़ है, हम कार्बन उत्सर्जन जो है वह करते रहेंगे लगातार, अगर देखा जाए तो और देशों के हिसाब से। तो भारत का कहना ये है कि हम तो हमारे को लक्ष्य मत दीजिए इतना ज़्यादा, क्योंकि हम उसमें नहीं शामिल होना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो है मतलब कि अभी हम डेवलपिंग कंट्री है, अगर हम अभी ही रोक दें और मशीनरी इन सब का इस्तेमाल करना, तो हम तो डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। और लेकिन ये जो है डेवलप कर पाएंगे, ये विदेशी जो है लोग जो है वह ये विदेशियों का जो है ये फॉरेन जो कंट्री सॉरी डेवलप जो कंट्री है, उनका यह मतलब कि होना चाहिए, उनको जो है वह करना चाहिए। उन पर रोक लगाना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने पर्याप्त जो है डेवलप जो है वो कर चुका है। अब उनको जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है, हमें करने दीजिए। अब पर्यावरण पे इस प्रकार से हमको रोक भी मतलब कि मत लगाइए। तो यही है चीज, यही है नेशनल सोलर मिशन है। ये मिशन का नाम है जो उन्होंने किया है। लाइफ अभियान है, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स पे जो है कंसेप्ट हमारा है। पैट और उज्ज्वला पे है आपको योजना पे। ठीक है, और ये आर्किव्स, आर्किव्स क्या है, अभिलेखागार। अभिलेखागार क्या, तो अभिलेखागार समझिए कि एक तरह संग्रहालय हुआ, जैसे कि म्यूजियम होता है उस प्रकार से। तो इसमें जो है कई कई तरह के संग्रहालय है, जैसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखने वाले सरकारी संग्रहालय, जिसमें आपको जो है मतलब कि लेटर जो है वह पत्र जो है पुराना रखा जाता है, पुराना न्यूज़पेपर जिसमें आपको मिलेगा, वही अभिलेखागार हुआ। ठीक है, अभिलेखागार हुआ। ठीक है, तो इसमें जैसे कि इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। न्यू दिल्ली में जो है इसका राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है न्यू दिल्ली में है, और हर राज्य में भी अपना अभिलेखागार है। डिजिटल डॉक्यूमेंट का भी इसमें जो है अब नया हम जो है अब शुरुआत कर चुके हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंट में ही आपको जो है वह रखा जा रहा है इसमें। अब देखिए, तो ये जो है एक तरह से ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीस का वर्ड है एक तरह से देखा जाए तो अभिलेखागार। तो यह इसका रूट वर्ड जो है आर्क है, और ये जो है उस समय आर्क जो था ना, उसमें कहा जाता था कि यहाँ पे पब्लिक डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर रहते थे ऑफिशियल्स वहाँ पर, तो वहाँ उन चीज़ों को जो है वो कहा जाता था। अब इसको देख लीजिएगा, रिवार्ड ऑफ द फैमिलीज, यानी कि लोगों का मतलब कि सॉरी रिकॉर्ड ऑफ द फैमिली है यहाँ पर। ठीक है, रिकॉर्ड है ये। तो रिकॉर्ड यानी कि फैमिली का भी वंशावली रिकॉर्ड जो है यहाँ पर मिलता था आपको। टाइप्स ऑफ द आर्किव्स जो है उसके कई प्रकार भी है आपको आर्किव्स के। ठीक है, आर्किव्स के ठीक क्या पढ़ेगा वो देख लीजिएगा आप लोग। तो इसमें एकेडमिक के आपको है, यूनिवर्सिटी स्तर पर किस प्रकार से है उसको देखा गया, यूनिवर्सिटी स्तर पे भी आता है आपका अभिलेखागार। इसके बाद बिजनेस यानी कि बिजनेस स्तर पर अभिलेखागार होता है, जिसमें क्या है जो कंपनी का जो है दस्तावेज, इन सब चीज़ें आपको जो है वह मिलता है। आगे है गवर्नमेंट आर्किव, यानी कि सरकारी में, जिसमें राज्य और राष्ट्रीय लेवल का जो है दस्तावेज जो है उसमें देखने को आपको मिलेगा। नॉन प्रॉफिट आर्किव ये अभिलेखागार में आपको क्या मिलेगा, यानी कि कोई भी
ऐसा मतलब कि मतलब कि उसमें चीज़ें रखा जाता है जिसमें कोई मतलब कि पैसा कमाना उसका उद्देश्य नहीं है, तो उन सब चीज़ों पे का जो है रिकॉर्ड जो है इसमें रखा जाता है। जैसे हॉस्पिटल हुआ, नॉन उनके बारे में जो डोनेशन मिलता है जो, तो उसके बारे में जो है वो लिखे गए। स्पेशल मतलब कि अभिलेखागार भी होता है जिसमें मतलब कि महत्वपूर्ण लोगों का जो है पत्र जो हुआ, म्यूजियम उनको कहिए एक तरह से म्यूजियम बनाकर रखा जाता है जिसमें महत्वपूर्ण लोगों का जो है हम घूमने भी जा सकते हैं उसमें अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण लोगों का जो है आपको, जैसे नेहरू का आपको जो है मिल जाएगा आपको, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं। स्पेशल लोगों का एक तरह से रिकॉर्ड उसमें रखा जाएगा। 21 नंबर है, 21 नंबर है जो आपको यह है हैंडमेड वेटलैंड, यानी कि आर्द्र भूमि जो है हाथ से मैंने हैंडमेड मतलब क्या कि मनुष्य द्वारा ही बनाया हुआ। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि आप इसको एंशियंट से आप उठा के लिखिएगा कि हाँ उस समय भी क्या है, मोहनजोदाड़ो के समय में आपको जो है बाथ टब मिला, तो इन सब चीज़ों के बारे में ना आप इसमें रिलेट करते हुए ना लिखिएगा, तो आपका जो है यह आंसर जो है पूरा हो जाएगा। पूरा जो है आपको प्रीवियस ईयर है, आपको केस पेपर हर चीज़ से ये मैंने लिया हुआ है, ये जो प्रश्न है आपको। तो वेस्ट इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, देखिए उसका मुख्य उद्देश्य होता है वेटलैंड के, यानी कि प्राकृतिक रूप से क्या है जो जल जो है खराब हो चुका है उसको क्या है मतलब कि पेड़ पौधा और पेड़ हुआ पौधा हुआ मिट्टी के थ्रू क्या है उसको बनाकर हम क्या है मतलब कि उसको शुद्धिकरण का यानी कि शुद्ध करते हैं इसको। एंशियंट के आधार पर देख सकते हैं ब्रिटिश समय में आपको जो है कैनाल कॉलोनी जो है नहर कॉलोनी के बारे में जो बताया उसको उन्होंने बताया, तो क्या बताया था ना कि आर्टिफिशियल है वो, तो ये भी आर्टिफिशियल है। मुगल के समय में आपको सेमी वेटलैंड का कंसेप्ट जो है वो आया था, मतलब कि सेमी वेटलैंड जो है बनाया गया बहुत ज़्यादा, उसको कहा गया। अब देखिए यहाँ पर आप कुछ कुछ जो है आप देख लीजिएगा डायरेक्टली, मैं आपको पेज नंबर भी यहाँ पे डाल दिया हूँ। तो रोल ऑफ द लैंडस्केप, यानी कि लैंडस्केप का जो है वो रोल क्या है, लैंडस्केप का जो है वो रोल क्या है। 86 वाला पेज नंबर पे आप जाकर देख सकते हैं इग्नू का। मेरा इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम के अगर आप है तो हिंदी मीडियम में 86 या 87 85 होगा, तो आप देख सकते हैं इसको। तो ये पे है रिपेरियन बेल्ट है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा एक बार। डिफरेंट इकोलॉजिकल मूवमेंट जो है इन इंडिया जो है उसको देख सकते हैं, मूवमेंट इन इंडिया। तो अच्छा हाँ, तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको जो मैंने बताया कि यानी कि डिफरेंट मैंने तरह तरह की क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न जो है वो आएगा 20 वाला नंबर में एकदम। तो इसमें क्या है मैंने कि अलग अलग प्रकार के पर्यावरण के रिलेटेड जो मूवमेंट हुए इसके बारे में लिखना है। तो क्या है शुरुआत में ही पढ़ा मैंने, चिपको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, पीको आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जो है वह लिखना है इसमें। इसमें जो है रॉक आर्ट, यानी कि रॉक आर्ट किस प्रकार से हुआ, तो रॉक आर्ट के थ्रू हमको किस प्रकार से चीज़ें जो है पर्यावरण की जानकारी जो मिलती है, हर चीज़ जो है ना प्रश्न आएगा इसमें पर्यावरण से रिलेटेड आप ना लिखते जाइएगा। जैसे उस समय पेड़ पौधा किस प्रकार से होता था, क्या है क्या नहीं, तो आर्ट हम करते थे। जाहिर सी बात है जब कोई भी मनुष्य जो होगा अगर आर्ट करेगा तो उस समय जब चीज़ें जब बनाएगा रॉक पे जब, तो क्या बनाएगा आपको उसके दिमाग में क्या आएगा, अभी आपको दूँ तो वो क्या फूल बनाइएगा, हो सकता है आप तितली ही बनाइएगा, हो सकता है कि आप जानवर शेर बनाइएगा, बाघ बनाइएगा। तो क्या है मतलब इससे हमको पता चलता है कि हाँ उस समय किस प्रकार का जो है पर्यावरण इकोलॉजी जो है हमारा था, ठीक है, इन्वायरमेंट किस प्रकार से था उसको बारे में जानकारी हमको मिलती है। केव साइट वही चीज़ है, भीमबेटका जो है केव है तो उसके बारे में आप इसमें जिक्र कर सकते हैं, अजंता का केव उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। तो इसमें किस प्रकार से ये स्टिक पेंटिंग ये पेंट है ना स्टिक मतलब कि चित्रकला के जगह पे कैसे आपको पता चलता है, इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। इम्परलिज्म साम्राज्यवाद क्या है तो इसके बारे में लेनिन का जो है क्या विचार था इसको आप लिख सकते हैं। 208 पेज नंबर पे है, 208 पेज नंबर पे इसको देखकर आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो साम्राज्यवाद क्या है, साम्राज्यवाद वही कि मैंने कि दूसरा देश पर हम क्या है गुलाम बनाकर शासन करना, उसी को जो है हम कहते हैं। आगे जो है गोल्ड माइनिंग क्या है, कोलार जो है गोल्ड माइनिंग उसके उसमें के बारे में इसमें लिखा हुआ है। 1903 में जो है पहली बार जो है उसको जो है किया गया, तो उसको देख सकते हैं आप, इसको भी देख लेंगे आप। बिग डैम का जो है क्या बेनिफिट है, तो बड़े जो डैम होते हैं उसको क्या बेनिफिट है, तो बड़े जो बांध होते हैं उसका बेनिफिट ये है कि इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलता है, हमें रोजगार भी मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें आप लिख सकते हैं बिग डैम के बारे में, बिग डैम बेनिफिट, ठीक है। एक बार इसको आप देख लीजिएगा।
इसको मैं क्लियर नहीं करूंगा, ठीक है, इसको आप खुद से एक बार देख लीजिएगा। 30 नंबर है जो हमारा लास्ट है, और ये बहुत ही जरूरी है, लास्ट इसी के लिए मैंने रखा हुआ था लास्ट वाला। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न जो है एकदम जो है समझिए कि आ भी सकता है, एकदम आएगा ये प्रश्न। इसमें जो है वह क्या लिखना है आपको, ये अलग टाइप का ग्रीन क्यों होने लगा, अरे चलिए ठीक है। तो भोपाल गैस के बारे में आपको जो है ट्रेजेडी जो हुआ था भोपाल गैस, उसके बारे में जो लिखना है। देखने में तो किताब में बहुत ज़्यादा हार्ड आपको लगेगा कि कैसे लिखे क्या लिखे, तो मैं आपको इजीली वे में बताता हूँ कि क्या आपको लिखना है। कहानी के वे में 4-5 लाइन 4-5 पेज जो है आप आराम से लिख लीजिएगा, कुछ पॉइंट बस जान लीजिए आप कैसे। देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है एक तरह से समझिए कि गैस लीक हुआ था, उसके बारे में एक तरह से स्टोरी आपको लिखना है। एक शहर है, उसमें गैस लीक हुआ है, और किस प्रकार से लोग की मौत हुआ, और अभी तक जो है मौत जो है वह होते जा रही है, मतलब कि मौत जो उसका प्रभाव जो है वह हो रहा है। तो किस प्रकार से आपको लिखना है। 2 और 3 दिसंबर को 1984 में जो भोपाल था, उस जगह पे आपको क्या हो, मतलब कि उस जगह पे आपको क्या है, मध्य प्रदेश के जगह पे क्या है जो है, कौन सा गैस आपको जो है वो लीक हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट जो है वह लीक हुआ था, ठीक है, MIC इसको जो है कहते हैं, ठीक है। इसको पॉइजन जो है, जहरीला जो गैस है वह लीक हुआ था। 5,000 से अधिक जो लोग हैं उनको जो है मारे गए थे, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि मतलब कि लगभग 15,000 से अधिक जो लोग जो है मौत जो है वह हुई थी। 15,000 से अधिक मौत हुई थी। लाखों लोग जो है अभी भी लंबे समय तक क्या है, उसका असर ये पड़ा कि लंबे समय तक अभी भी क्या, मतलब कि वो बीमार होते हैं, बीमारी का उनको जो है वह जकड़ा हुआ है उस समय के जो भी लोग हैं। अब तक जो है मैंने अभी तक जो है वो बर्थ जो भी जन्म लेते हैं उनका जो है गहरा जो असर जो है अभी भी मिलता है, जो अभी भी जन्म ले रहे हैं, जो बेबी न्यू बॉर्न बेबी है उसके आसपास के, तो उनका जो है वो प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। आपको जो है वो मेंटल हेल्थ इशू आपको जो बहुत ज़्यादा मिला, जो उस समय के हिसाब से जो जन्म ले रहा है, समझिए कि बहरा है, गूंगा हो जा रहे हैं, अंधा हो जा रहे हैं, तो इन सब का प्रभाव जो है आपको देखने को जो है वह मिल रहा है इसमें। इसके बारे में और भी ज़्यादा आपको है, तो एक बार आप क्या कीजिएगा कि दी रेलवे, नहीं आपके पास तो समय होगा नहीं आपके पास, तो दी रेलवे मैन जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए ना, तो आप एक बार वेब सीरीज जो है रेलवे मैन दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ 1984, ठीक है, दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ 1984 जो है एक बार देख लीजिएगा। ये फिल्म वेब सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पे है, मैंने भी देखा, बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज़ था उस समय। अगर आप यूट्यूब पर अगर समरी इसका फिल्म का भी अगर देख लीजिएगा, तो मुझे लगता है कि गैस भोपाल लीक के बारे में बहुत कुछ आप लिख लीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में जो है मुझे लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा लिख दीजिएगा, ठीक है। कुछ टर्म जो है बस याद रख लीजिएगा, कौन सा गैस था, तो आइसोसाइनाइड था। आपको आपको इसके बाद कौन सा कंपनी था, UCIL कंपनी जो है मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश में जो थी कंपनी, तो उसके बारे में आपको जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लिख सकते हैं। चलिए 30 प्रश्न हमारा हो चुका है ये पूरा, तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट आप लोगों को, और थैंक्स आपको जो है वाचिंग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना देर तक मुझसे जुड़े रहे। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको जो है लिंक मैं दे दूंगा, उस पर जाकर ये जो PDF है जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ, जैसा कि आपको मैंने बताया शुरू में ही, और क्योंकि एग्जाम मटिया मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में 10, हाँ ये गांधी जी का जो आपको जो है MGP 004 जो है वो कोड का जो गांधी थॉट्स जो है, मतलब गांधी जी का विचारिक वो किताब है ना, उस पे जो है मैं जो है वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ, उसको जो है आप देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, खोलिएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको इग्नू का स्पेशली मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।